शेयर होता है ना, इसमें शेयरिंग का ऑप्शन होता है। ऐसे नहीं, तुम अपने उससे सीख लो थोड़ा बहुत, वो भी सिखा देगा तुमको, कंफर्टेबल है वो एक ही चीज में। तो क्या नाम है तुम्हारा? अमनवा। अभी ना खूब पानी आ गया होगा मनी के अंदर, और नहाने जाएंगे। और ना अभी बाढ़ में नहीं जा रहे, तुम भी हद ही करते हो। बाढ़ नहीं आई अभी, तो थोड़ा मई में पानी आ गया ना। और क्या बोलते हैं, और वो करेंगे। और है ना, बहुत घूमने भी जाएंगे हम लोग, और इस बार हम लोग वहां भी जाएंगे, ज्यादा दिन रुकेंगे ना। पापा गोलू बोली थी कोकसर जाएंगे, अगर पापा पट गए तो पापा को पटा के वहां भी ले जा सकते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको, पचमढ़ी। हाँ, प्लानिंग तो बहुत की हमने, प्लानिंग तो हमेशा लंबी लंबी करते हैं। हाँ, मैं बहुत बोर हो गई थी यार, दिमाग सड़ गया था मेरा रहते रहते। तुम भी तो करते हो, तुम्हारे अब तुम्हारा एडीएम तुम्हें कहीं लेके नहीं जाता, पहले खूब बच्चे जैसे घुमाया करता था तुमको। अब उसका दिल भर गया, तुमने उसका इतना ख्याल नहीं रखा, उसने तुम्हारे को कहाँ कहाँ घुमाया बेचारे ने। चलो प्रभु, 9:40 हो गए, रख रही फोन। बाय।
Hello all, how are you? Am I audible to everyone? Yes, good morning. Good morning. So, okay. So, in the last class, anyone have any doubt in the topic that we have discussed till now? No, so I assume that no one have any kind of doubt in the previous topics. So till now we have discussed various things about the computer architecture. We also discussed some figure of merits of embedded system, and in the last session we have also discussed about the basic characteristic of embedded system and the type of embedded system. So today we will discuss the classification of the embedded system or microcontroller unit, and this classification is basically based on the data word length. It means the size of the data buses. So what the size of the data bus will represent here, as we have already discussed in the previous classes. Yeah, I will share the class after the, I will share this PPT after the class. Okay. So I want to know one more thing. Till now, have you people got the LMS credentials? आप लोगों को मिले हैं क्या LMS की credentials अभी तक? मिल गए? तो मैं LMS के थ्रू शेयर कर दूं फिर? नो मैम, नहीं मिले। नहीं मिले। ठीक है, फिर मैं गुरजोर से शेयर कर दूंगी, वो आप सबके साथ शेयर कर देगा। ठीक है? Okay. So as I've already said that this classification is based on the data bus or the size of the data words. It means ki how much amount of data your MCU or microcontroller unit is able to process at a time. So in this case, because अगर हम कहते हैं कि 4 bit का MCU है हमारा या 8 bit का MCU है, so it's so obvious that this particular MCU is able to process this much amount of data at a time. It means the size of the data bus is also 4 bit. If I talk about the 4 bit MCU, the size of the register is also 4 bit, but it does not represent that the size of the address buses is also 4 bit, क्योंकि address bus का size जो है वो मेमोरी का साइज रिप्रेजेंट करता है। पर अगर हम यहाँ कह रहे हैं 4 बिट या 8 बिट का एमसीयू है, तो ये बताता है कि रजिस्टर का साइज कितना है, डेटा बसेस का साइज कितना है। इसका मतलब कि एक बार में कितना डेटा आप मेमोरी से ला सकते हो और आपका एमसीयू से प्रोसेस कर सकता है। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द 4 बिट एमसीयू। 4 बिट एमसीयू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल एमसीयू होते हैं और बहुत इनकी जो कंप्यूटेशन पावर होती है वो बहुत कम होती है और बहुत ज़्यादा सिंपल एप्लीकेशन में वी विल यूज दिस काइंड ऑफ एमसीयू लाइक सिंपल टॉयज वेयर यू जस्ट नीड स्विचिंग ऑफ इनपुट, समथिंग लाइक जैसे टॉय है, टॉय में आपको बहुत कम एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। टॉय आगे मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा या बैकवर्ड मूव करेगा या लेफ्ट या राइट में उसका थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा। तो ये हम बहुत छोटा कम इनपुट है जो कि हम पिंस के थ्रू इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं और इसमें डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, हमें बहुत डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग डेटा पे नहीं करनी होती है। तो ये जो एमसीयूज होते हैं ये बहुत सिंपल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ एमसीयू होते हैं वो 8 बिट ऑफ एमसीयूज होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो इंटेल का 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है। इसके अलावा और भी कंपनीज ने बनाए थे, बट इनिशियली 8051 जो था वो मार्केट में था, तो 8 बिट एमसीयू था। इट मीन्स एट अ टाइम इट इज एबल टू प्रोसेस 8 बिट ऑफ डेटा। इसका मतलब कि इसके रजिस्टर का साइज 8 बिट होगा। एक बार में ये 8 बिट के नंबर्स को ऐड कर सकता है, 8 बिट के नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है? ओके। सो इनिशियली 8051 सबसे ज्यादा पॉपुलर था, उसके बाद पीआईसीज ने बनाना चालू किया। तो पीआईसी के भी, पीआईसी इज अगेन अ टाइप ऑफ कंपनी, जैसे इंटेल है ऐसे पीआईसी भी कंपनी है जिसने भी 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर जो है वो मार्केट में लॉन्च किए। देन 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर से जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो होता है आपका 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर, जैसे 8096, 80196। टेक्सास का जो है आपका MSP 430 is again the example of 16 bit microcontroller unit. So it is more complex, it means it is able to process 16 bit of data at a time.
ठीक है ना, बिकॉज ये ज्यादा डेटा एक बार में प्रोसेस कर रहा है एज कम्पेयर टू योर प्रीवियस एमसीयूज, तो यहाँ पे जो है आपका पावर डिसिपेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। बट अगर आप देखोगे जो न्यू सीरीज मार्केट में आई है जैसे MSP 430 है, ये एक 16 बिट सीरीज है, बट इसमें जो है पावर डिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा लो रखा गया है। तो जब भी हम अच्छा तो जो आवाज नहीं आ रही आपकी। नाउ एम आई ऑडिबल? मेरे इसमें तो सिग्नल फुल आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो भी आजकल ऑफ। हेलो, मैम 16 बिट से एक बार दोबारा रिपीट करना, आवाज कट रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो जो 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो आपके 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। व्हाई? बिकॉज वो एक बार में 16 बिट ऑफ डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ज्यादा डेटा को प्रोसेस करेंगे तो हमारा पावर डिसिपेशन भी हाई होता है, क्योंकि आप एक बार में ज्यादा डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी हाई होती है उस केस में। पर जो अभी नए माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट के मार्केट में जैसे टेक्सास का MSP 430 है, ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें पावर डिसिपेशन जो है वो बहुत लो है एज कम्पेयर टू द वेरियस प्रीवियस वर्जन लाइक 8096 वगैरह। ये भी 816 बिट है पर इनमें थोड़ा सा पावर डिसिपेशन हाई होता है। तो जब आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन की जरूरत होती है, जहां आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा एट अ टाइम प्रोसेस करना होता है, तब हम किसको लेते हैं? 16 बिट को करते हैं। पर ज्यादातर जो मार्केट में अवेलेबल है, ज्यादा पॉपुलर जो है वो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशन में यूज होता है। नाउ सपोज आपको बहुत हाई लेवल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग करनी है, जैसे आपको इमेज या वीडियो के डेटा को प्रोसेस करना है, ठीक है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं? 32 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं। ARM जो कंपनी है उसके जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो ARM के माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये आपके कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में यूज होते हैं, as well as आप ज्यादा डेटा प्रोसेस कर रहे हो but still you require the low power dissipation, high speed and the good computing capabilities, then you will use 32 bit microcontroller unit. as example हम देख सकते हैं कि इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग। तो इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग में हमेशा हमारे पास जो डेटा होता है, अमाउंट ऑफ डेटा इमेजेस में और वीडियो में, वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आपको इसको प्रोसेस करना है रियल टाइम में, तो हम उस समय क्या यूज कर रहे होते हैं? जनरली 32 बिट माइक्रोकंट्रोलर को यूज कर रहे हैं। So these are the four types of microcontroller that you will find in the market. Now, other than the microcontroller, you will find some other kind of devices available in the system that based on the application. ठीक है, तो यहाँ बहुत हमने brief introduction इसका डिस्कस किया है, पर इन फ्यूचर जब हम फर्दर आगे जाएंगे तो इन पर हम पूरा एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भी मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी आपको इसके बारे में, हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो और भी डिवाइसेस हैं और भी चिप्स हैं जो कि एम्बेडेड सिस्टम जैसे यूज होती हैं। इसमें सबसे पहले आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड में नेटवर्क चला गया। Am I audible to everyone now? Yes, ma'am. Okay. So, okay, we were talking about some other devices that also used as an embedded system. So, the first one is the ASICs integrated circuit or ASICs ICs, जिसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो जैसे आपके पास माइक्रो कंट्रोलर होता है, जैसे हमने भी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, द सेम वे वी हैव माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर आल्सो इज डिफाइंड एज एन इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो हमारे पास और भी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं जिसमें जो ASICs होता है वो स्पेसिफिकली डिजाइन होता है अकॉर्डिंग टू वन पर्टिकुलर एप्लीकेशन। जैसा आपको एप्लीकेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप जब अपना हार्डवेयर डिजाइन करते हो तो वो ICs इस कैटेगरी में आती है, उसे हम कहते हैं ASICs ICs। ठीक है, इसमें बहुत सारे हम कॉम्प्लेक्स फंक्शनल ब्लॉक को इंटीग्रेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शनल ब्लॉक क्या होगा? जैसे आपने सबसे बेसिक फंक्शनल ब्लॉक क्या हुआ आपका? एंड गेट, और गेट, ये क्या है आपके बेसिक फंक्शनल ब्लॉक। जब आप इनको कंबाइन करोगे तो कैसा फंक्शनल ब्लॉक बनेगा? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शनल ब्लॉक बनेगा। आपने बहुत सारी डिजिटल इक्वेशंस, आपने इक्वेशंस देखी होंगी जहाँ पे कि हम
डिफरेंट टाइप ऑफ बीट्स को कंबाइन करके एक डिजायर्ड आउटपुट पर लेकर आते हैं। जैसे आप एडर का ले लो, आप मल्टीप्लेक्सर का ले लो, तो ये और कैसे सर्किट्स हो गए, ये इससे भी कॉम्प्लेक्स। आपके एंड गेट है और गेट है, इनको मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं, या हम और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किटरीज बना सकते हैं। तो ये सर्किटरीज जो होती है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शनल ब्लॉक, तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट डिफरेंट एंड गेट और गेट को मिलाकर एक फंक्शनल ब्लॉक बनाते हो, और आपका जो हार्डवेयर होता है वो स्पेसिफिकली डिजाइन होता है अकॉर्डिंग टू वन पर्टिकुलर एप्लीकेशन। से फॉर एग्जांपल कि मैं एक वीडियो कोडेक बना रही हूँ, ठीक है, मेरे पास एक स्पेसिफिक टाइप की वीडियो फाइल है या ऑडियो फाइल है, तो उसको प्ले करने के लिए मुझे एक डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, एक डिफरेंट टाइप ऑफ कोडेक की रिक्वायरमेंट है। वो कोडेक किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपकी एल्गोरिथम क्या है। अगर आपने कभी पढ़ा हो ये चीज कि आप ऑडियो डेटा को या वीडियो डेटा को प्रोसेस करते हो तो डेटा किस तरीके से प्रोसेस होगा, ठीक है, इसके लिए हम एल्गोरिथम्स, जैसे हमने जेपेग फॉर्मेट यूज किया, जैसे इमेजेस के लिए हम लेते हैं तो जेपेग फॉर्मेट हो गया। जैसे आपके पास ऑडियो के लिए भी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट होते हैं, वीडियो के आप डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट, जैसे आप एवीआई देखते हो तो एवीआई फाइल्स होंगी वो किसी प्लेयर पे रन हो जाएंगी, MP4 फाइल्स होंगी वो किसी प्लेयर पे प्ले हो जाएंगी। तो हर प्लेयर पे हर टाइप ऑफ फाइल प्ले नहीं होगी। आपका प्लेयर जिस टाइप की फाइल को सपोर्ट करेगा सिर्फ वही फाइल्स हम उस प्लेयर पे प्ले कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज हर टाइप की फाइल को प्ले करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशन की या एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका प्लेयर वो एल्गोरिथम को सपोर्ट करता होगा तो आप उस टाइप की वीडियो फाइल को क्या करोगे, प्ले करोगे। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो एसिक सर्किट होते हैं, अगर मान लो एक मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो फाइल बनाई है, अब मेरे को उसको प्ले करना है, तो प्ले करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, उस टाइप का हार्डवेयर सर्किटरी चाहिए होगा। अगर मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू प्ले करती हूँ तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसे जो अब मेरा स्पेसिफिक टाइप ऑफ वीडियो फाइल है उसको वो एक जनरल पर्पस में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि उसके पास जो सर्किटरी है, आपके सिस्टम के पास जो सर्किटरी है रन करने के लिए, वो सिर्फ जनरल पर्पस के लिए है। तो पहले मेरा जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ वीडियो है वो जनरल पर्पस में कन्वर्ट होगा और फिर जनरल पर्पस आपके हार्डवेयर पे रन करना होगा। पर अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जो है वो फास्ट प्ले हो और इस टाइप का कन्वर्जन कहीं पर नहीं आए इन बिटवीन, तो मैं वैसा एक हार्डवेयर डिजाइन करूंगी। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड हार्डवेयर को डिजाइन करते हैं तो उस टाइप की सर्किटरी को या उस टाइप की आईसीज को हम क्या कहते हैं, एसिक आईसीज कहते हैं। और ये परमानेंट टाइप ऑफ सर्किटरी होती है, मतलब अगर आपने एक बार मैंने हार्डवेयर वैसा डिजाइन कर दिया तो वो सिर्फ वही फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो दूसरे टाइप का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। कि आज मैं चाहूँ कि वो एवीआई फाइल्स को प्ले कर दे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने जिस टाइप के कोडेक के हिसाब से, जिस टाइप के वीडियो फॉर्मेट के हिसाब से उसे डिजाइन किया है वो उसी वीडियो फॉर्मेट को केवल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो एसिक जो हो गया वो स्पेसिफिक होता है, परमानेंट सर्किटरी होती है और बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन होती है। आप जैसा एप्लीकेशन रन करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली आप वैसा हार्डवेयर या आईसी अपना डिजाइन करते हो। जो सेकंड टाइप ऑफ होती है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट आ रही है, ये जनरल पर्पस होती है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे आपके पास एंड और गेट होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जैसे आप ये समझ लो कि आपके पास एक रो एंड कॉलम टाइप टेबलर फॉर्मेट जैसा होता है, इस टाइप का हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। हर एक सेल में आप मान के चलो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एंड और गेट्स है, ठीक है, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मुझे फाइनल आउटपुट में क्या चाहिए, फाइनल सर्किटरी मुझे किस तरीके की चाहिए, जैसे आई विल गिव यू वन एग्जांपल हियर, गिव मी वन सेकंड। वन सेकंड। ठीक है, सो ओके, सो कैन यू पीपल सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम, एक छोटा सा सर्किटरी हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। आर यू एबल टू सी दिस सर्किटरी? Are you able to see this? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So in this circuitry you can see that हमारे पास दो different functions आ रहे हैं, एक F1 आ रहा है हमारे पास में और दूसरा function हमारे पास में क्या आ रहा है, F2 function आ रहा है।
ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे एक F1 फंक्शन है, एक F2 फंक्शन। F1 फंक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टन A and B and C, and F2 is the combination of some different type of AND and OR gate। ठीक है, तो जो आपका फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं आपके एंड एंड ऑर गेट के, और उनके बीच में कनेक्शन डिफाइन होते हैं। अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो F1 है, अगर आप F1 को देखना चाहो तो वो एंड है, एंड किन दो चीजों का, इन दो एंड कनेक्शंस को लेके वो बनता है, इन दो एंड कनेक्शन से फर्स्ट टू एंड। सपोज दिस इज योर फर्स्ट एंड गेट, दिस इज योर सेकंड एंड गेट। सो योर F1 फंक्शन is made up of two AND gate, first AND gate and second AND gate। If you will look at this particular AND gate, first AND gate, तो first AND gate क्या है आपका, this is A bar and this is C। So what is the first AND gate? It represent A bar C और A dash, जिसे आप कहते हैं A complement। तो first one will represent A complement C। ठीक है, तो किस टाइप का कनेक्शन आप डिफाइन करते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की लॉजिक सर्किटरी आप क्रिएट कर रहे हैं। जो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज होते हैं उसमें बहुत सारे एंड गेट और गेट होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे कनेक्शन डिफाइन मैम होते हैं। आपकी वॉइस से कट रही है। कहाँ तक आपको सुनाई दी? Okay, I try to repeat. So you understand this particular circuitry, what I try to explain here, कि हमारे पास जो सर्किटरी होती है वो डिपेंड करती है कैसा फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और फंक्शन हम यहाँ कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, थ्रू द कनेक्शन ऑफ एंड गेट्स एंड ऑर गेट। ना उन एंड गेट और ऑर गेट में क्या कनेक्शन होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि क्या फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो जो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे एंड गेट होते हैं और ऑर गेट, और उनके बीच में कनेक्शन मैम आपकी आवाज कट रही है बहुत। यार मेरे यहाँ तो सिग्नल फुल आ रहा है, मैं क्या बताऊँ इसके आगे क्यों कट रही है। एक सेकंड दो, मैं अपने मोबाइल के डेटा से कर सकूँ। गिव मी 1 सेकंड। Okay, am I audible now? यस मैम। ओके, तो व्हाट आई ट्राई टू से कि जो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं। प्रोग्रामेबल होते हैं इसका मतलब क्या, जैसे A6 सर्किट है वो भी इसी तरीके से एंड गेट और ऑर गेट से मिलकर बना है, पर उसमें जो एंड गेट और ऑर गेट के बीच में कनेक्शंस होते हैं वो परमानेंट होते हैं। एक बार आपने वो बना दिए फिर उन कनेक्शंस को आप कभी चेंज नहीं कर सकते। पर फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे में क्या होता है, जो चिप आपके पास में आती है मार्केट से, उस चिप के अंदर एंड गेट होते हैं और ऑर गेट होते हैं, उन कनेक्ट और कनेक्शंस होते हैं, बट उन कनेक्शंस में से कौन सा कनेक्शन आप स्टैब्लिश करना चाहोगे उस कनेक्शन को आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये पहला वाला जो आपका फंक्शन है वो किन एंड गेट से मिलकर बना है, इट इज मेड अप ऑफ दिस फर्स्ट एंड गेट एंड सेकंड एंड गेट। ना लेटर ऑन मुझे फील होता है कि नहीं, F1 फंक्शन जो है ये फर्स्ट टू एंड गेट से मिलकर नहीं बना होना चाहिए, it should be made up of first AND gate and the fourth AND gate। Then in the case of field programmable gate array, I can change this connection। Okay, this is the only difference between the field programmable gate array and the integrated A6 ICs। A6 ICs भी जो होती हैं वो यूजर डिफाइंड होती हैं, field programmable gate arrays भी यूजर डिफाइंड होते हैं, पर जो A6 होती हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने उसमें कोडिंग कर दी, एक बार आपने ये जो कनेक्शन है इनको ब्लोन आउट कर दिया, तो जैसे रोम होता है, रोम में डेटा स्टोर कर दिया तो परमानेंट स्टोरेज होता है वो, ऐसे ही आपके बेसिक सर्किटरी के अंदर अगर आपने सर्किट क्रिएट कर दिया तो वो सर्किट परमानेंट होता है। जबकि फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे के अंदर वही चीज है, जैसा A6 से वैसा फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे के अंदर ये कनेक्शंस जो है आप उनको डीकॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोनों यूजर डिफाइंड होते हैं, यूजर के अकॉर्डिंगली हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं और उसे आईसी के अंदर पुट करके और उसे मार्केट में सेल करते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। आपको समझ में आया इन दोनों के बीच में डिफरेंस कि क्या होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे और A6? यस मैम।
ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में हम इनको आगे पढ़ने की है और सर्किटरी होती क्या है। तो मेजर आप चीज़ देखोगे तो ये प्रोग्रामेबल और रिकॉन्फ़िगरेबल होती है, दोनों यूजर डिफाइंड होती हैं। जैसा यूजर का नीड होता है उसके अकॉर्डिंगली हम हार्डवेयर सर्किटरी, ठीक है। जो थर्ड टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं जिन्हें हम ऑल्सो एम्बेडेड सिस्टम जैसे यूज करते हैं वो है डीएसपी प्रोसेसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग प्रोसेसर, ठीक है। अभी तक जो एमसीयूज हम पढ़ते आए हैं, जैसे हमने पढ़ा कि इसमें एक प्रोसेसर यूनिट होती है, रैम होता है, रोम होता है, ठीक है। तो ये जो हम यूनिट अभी तक पढ़ते आए हैं वो यूनिट कैसी होती है, जनरल पर्पस, जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या हो गए आपके एंड और इनको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बट जो ये आपका जटिल पर्पस प्रोसेसर होता है वो कैसे ऑपरेशंस अच्छे परफॉर्म कर पाता है, जो कि होल नंबर में होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी इंटीजर वैल्यूज हो गई 5 7, आपका इंटीजर नंबर होगा, कितना भी बड़ा इंटीजर नंबर हो, आपका जनरल पर्पस प्रोसेसर उसे बहुत स्पीडली प्रोसेस करता है। But when it comes to the floating point data or fractional data, it requires certain time to complete that particular data. फिर उसमें कुछ राउंडिंग ऑफ का भी प्रॉब्लम होता है कई बार। तो ऐसे सारे ऑपरेशंस या ऐसे सारे एप्लीकेशंस where you require the floating point operations, there we will use a specific kind of processor called as the digital signal processing processor or DSP processor. तो आप देखोगे जब भी हम स्पीच को प्रोसेस करते हैं, स्पीच कैसा, एक अगर आप बात करोगे स्पीच कैसा सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। तो इसमें जितना भी डेटा आएगा जनरली वो किस तरीके का होगा, फ्रैक्शनल डेटा होगा। तो हम उसे डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं पर एक्चुअल डेटा कैसा होता है, फ्रैक्शनल डेटा होता है। तो जब आप प्रोसेस कर रहे होते हो सिग्नल से रिलेटेड डेटा को या आप इमेज से रिलेटेड डेटा को प्रोसेस कर रहे होते हो, तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस जो होते हैं या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस जो होते हैं मैथमेटिकल, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोसेसर को यूज करते हैं, जिसका हार्डवेयर इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस को बहुत स्पीड से प्रोसेस कर पाता है। तो ये भी एक टाइप के प्रोसेसर होते हैं जिन्हें हम डीएसपी प्रोसेसर कहते हैं। और आज की डेट में आप अपना मोबाइल फ़ोन देखोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ, आप देखोगे कि ऑक्टा कोर है, हेक्सा कोर है, इस टाइप के रहते हैं। आपका प्रोसेसर जो रहता है उसमें एक कोर नहीं होता है, एक से ज़्यादा कोर होते हैं, मतलब उसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर चिप्स यूज होंगे। तो कुछ प्रोसेसर चिप्स जो होती हैं वो आपकी जनरल पर्पस होती हैं, वेयरएज कुछ प्रोसेसर चिप्स जो होती हैं वो आपकी वो प्रोसेसर क्या होते हैं, आपके डीएसपी प्रोसेसर्स होते हैं। So that whenever you try to play something on your mobile or whenever you try to see some kind of picture on your mobile, that processing will be fast and you will get more real time feeling in that picture or video, ठीक है। तो ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डीएसपी प्रोसेसर्स यूज करते हैं, ठीक है। ओके, now let's come to the challenges in this field. So major challenges in this field is the 3 P's, that is the price, performance and the power. So price, as you know that we always try to minimize the price, ठीक है। But when you come to the performance and power, here it will create a issue, because in the case of performance whenever you try to improve the performance means उसका computation power आप increase करने की कोशिश करोगे, तो क्या हो जाएगा, पावर डिसिपेशन हाई हो जाएगा। और पावर डिसिपेशन हाई जो है वो हम कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं सिस्टम के। तो मेजर चैलेंज जो होता है वो यही होता है कि आप जो है पावर और परफॉर्मेंस के बीच में ही बैलेंस एस्टैब्लिश कर सकते। सो देयर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, व्हेनेवर यू ट्राई टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, पावर डिसिपेशन विल हाई। इफ यू ट्राई टू कीप द पावर डिसिपेशन लो, it will bring the performance also low, because you are not able to process more amount of data. So nowadays what you will see कि हम जो ट्रेंड है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, आपका ट्रेंड आपका सिंगल प्रोसेसर से मल्टी कोर प्रोसेसर्स की ओर शिफ्ट हो रहा है, so that you will get high performance as well as you will get low power dissipation. because अगर आप एक प्रोसेसर 32 बिट का ARM प्रोसेसर चलाओ तो वो जितना हीट प्रोड्यूस करेगा उसकी जगह अगर आप 4 8 बिट के प्रोसेसर्स रन कर रहे हो तो वो आपको उतना ही कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी देंगे, बट उनका जो हीट डेसिपेशन है वो लो होगा एज कम्पेयर टू आपकी 32 बिट के एक प्रोसेसर।
तो इसलिए जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होकर सिंगल प्रोसेसर से किस पर आ गया है, मल्टी कोर प्रोसेसर पर। ठीक है, अदर देन दिस there is another thing which is the nowadays आप देखोगे, पहले हम देखेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम जो होते थे उनमें जो कोड होता था वो बहुत छोटा होता था, बट क्योंकि अब आज की डेट में हमारा एम्बेडेड सिस्टम बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। जैसे अगर आप मोबाइल की बात करते हो, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, बट इट इज एबल टू डू hell lot of functionality. So in this particular case, now our software is also immense. So now we have the embedded in real-time operating system that support all these functionality or that able to manage all these functionalities. तो अब जो नया ट्रेंड है वो स्मॉलर कोड से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सो दैट आपका एम्बेडेड सिस्टम एक बार में काफी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। अदर देन दैट यू विल सी कि पहले एम्बेडेड सिस्टम ज़्यादातर आप देखोगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनिशियली बहुत यूज होता था, बट अब आप उसे देखोगे एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, इन सारी इंडस्ट्रीज में भी आपको काफ़ी सारा एम्बेडेड सिस्टम देखने को मिल रहा है। इनिशियली ज़्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनी में और रोबोटिक्स में एम्बेडेड सिस्टम होता था, बट अब अदर सेक्टर्स में भी यू विल फाइंड द application of your embedded system. So with this, we end the introduction of embedded system. Now let's move to the another chapter. That's chapter number 2. Give me 1 second. I will share the details. Are you able to see this PPT? So let's discuss the. Okay. So let's discuss the embedded system from the hardware point of view. मतलब एक embedded system के अंदर क्या क्या टाइप का हार्डवेयर हो सकता है, उस point of view से now we will discuss our embedded system. So as we have discussed in the previous session, we know that in the case of embedded system, we mostly use a microcontroller unit, because a microcontroller unit is a system on a chip. Because in a single chip you will get the processor, you get the RAM, ROM, you get peripheral controllers, you get the timer. So all those things you will find on a single chip. And whatever buses you will talk about, जो आपकी प्रोसेसर को रैम से कनेक्ट कर रही है या आपके प्रोसेसर को आईओ कंट्रोलर से कनेक्ट कर रही है, वो सारी जो बसेस होती है वो भी इंटरनल टू चिप होती है, मतलब चिप के अंदर होता है सारा, चिप के बाहर कुछ भी नहीं होता है। तो ज़्यादातर हम एम्बेडेड सिस्टम में जो यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं, क्योंकि एम्बेडेड सिस्टम साइज में छोटे होते हैं, तो हम वहाँ पे उतना स्पेस नहीं होता कि हम एक प्रोसेसर भी लगा लें, वायरिंग के थ्रू से और कंपोनेंट से कनेक्ट भी करें, तो यूज़ किया माइक्रो कंट्रोलर। तो आप देखोगे कि इस टाइप की होती है यूजली हमारी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, हमने लास्ट क्लास में इसको डिस्कस किया था। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपका क्या पार्ट होता है, प्रोसेसिंग। हमने ये भी चीज़ लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और जो हमारी मेमोरी होती है वो रैम मेमोरी होती है, रोम होती है। रोम में क्या होता है, हमारा मेजर कोड जो प्रोग्राम वो रन करता है, वो प्रोग्राम कहाँ हम रखते हैं, रोम में रखते हैं। और रैम क्यों रहती है, रैम उस कोड को रन करने के लिए। ठीक है, okay. So there are two type of architecture that you will find in the processor. जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है जो आप अपने पीसीज में देखते हैं, वो कैसा आर्किटेक्चर होता है, वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो आपका कोड और डेटा जो होता है वो सेम एड्रेस स्पेस को यूज करता है। इसका मतलब कि अगर आप अपने सिस्टम में देखोगे, अपने नॉर्मल पीसी में देखोगे, उसमें आपके पास एक रैम मेमोरी होती है, ठीक है। और जब भी आपको अपना कोई प्रोग्राम रन करना है तो आप हार्ड डिस्क से कहाँ पर लेकर आते हो, उसे रैम में लेकर आते हो। आपका डेटा एज वेल एज आपका कोड, मतलब से सपोज आप टेक द एग्जांपल एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए आप एक प्रोग्राम लिखोगे पूरा, वो प्रोग्राम कहाँ स्टोर होगा, आपके रैम में। जिन 2 नंबर को आप ऐड करना चाहते हो, कितने भी डिजिट के नंबर हो सकते हैं, वो दो जो नंबर होंगे वो भी कहाँ स्टोर होंगे, आपके रैम में स्टोर। तो ये वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर होता है। यहाँ पे कोड और डेटा सेम मेमोरी में स्टोर होता है, जो कि आपकी रैम मेमोरी है। अब क्योंकि दोनों सेम मेमोरी में होता है, तो जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, तो आपने देखा पहले हम क्या फैच करते हैं, पहले हम इंस्ट्रक्शन फैच करते हैं, उसके बाद हम क्या फैच करते हैं, हम डेटा फैच करते हैं, ठीक है। और फिर हम उसके ऊपर डेटा की जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ आप 1 बाय 1 कर सकते हो। पहले आपको इंस्ट्रक्शन फैच करना पड़ेगा, फिर आपको डेटा फैच करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा डेटा और इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम है वो रैम में ही स्टोर है।
रैम से कनेक्ट होती है डेटा बस केवल क्या है आपके पास एक ही बस है। एड्रेस बस पे तो आप एड्रेस सेंड करोगे कि मुझे मेमोरी के इस लोकेशन से डेटा को उठाना, तो जो डेटा है वो आएगा किससे, केवल डेटा बस। इंस्ट्रक्शन भी डेटा बसेस से ही आपके पास आएंगे और डेटा भी कहाँ से आएगा आपके पास में, डेटा बस से। तो सेम buses we will use in the case of one-to-one architecture. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. So same buses we will use to access the instruction as well as data. Like you will see in the x86 architecture. तो x86 क्या है आपका 8086 हो गया, या जो भी आप इंटेल का आर्किटेक्चर आज की डेट में आप पेंटिंग जो आप पीसी में अपने देख रहे हो, वो यही आर्किटेक्चर है कि आपका पूरा डेटा, आपका प्रोग्राम और आपका डेटा दोनों रैम में स्टोर है। पहले आप इंस्ट्रक्शन फैच करोगे, फिर डेटा फैच करोगे, क्योंकि आपके पास में सेम डेटा बस है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, पहले आप इंस्ट्रक्शन फैच करोगे, फिर डेटा फैच करोगे, फिर आप प्रोसेसिंग करोगे। तो आपकी प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो होगी ना, क्योंकि आप एक वन आफ्टर अनदर आप फैचिंग दिस पर्टिकुलर। बट इन द केस ऑफ हार्वर्ड आर्किटेक्चर आप देखोगे हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या है, वो डिफरेंट है। आपकी डेटा मेमोरी अलग है, बाकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी अलग है। मतलब जो एडिशन वाला इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ स्टोर है, ऐड इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर है, और जो दो नंबर जिन पे आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हो वो कहाँ स्टोर है आपके, वो डेटा में। तो at the same time you can fetch the instruction as well as the data। तो यहाँ पे एक्सेस फास्ट होता है आपका, बट ये आपका ज्यादा क्या हो जाएगा एज कम्पेयर टू वन इन वन आर्किटेक्चर, आपका थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि आप डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज को यूज कर रहे हो। तो जो सेकंड आर्किटेक्चर होता है वो हमारा हार्डवेयर आर्किटेक्चर होता है, जिसमें कोड और डेटा जो है वो अलग अलग मेमोरीज में स्टोर होते हैं और हम ये सेपरेट बसेस के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। आप देखोगे कंट्रोल यूनिट से जो आपका अटैच्ड है वो ये आपका इंस्ट्रक्शन मेमोरी अलग है और आपका डेटा मेमोरी अलग है। तो आप इन दोनों को एट द सेम टाइम क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो दिस आर द टू आर्किटेक्चर। आप देखोगे कि जो एमसीयूज होते हैं जनरली वो हमारे किस आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं, वो आपके हार्वर्ड आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं। जितने एमसीयूज होते हैं उसमें आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रोम में स्टोर होते हैं और डेटा कहाँ स्टोर होता है, आपका रैम में स्टोर। Okay, so with this I end my lecture here only. In the next lecture we will discuss about the other hardware perspectives of your embedded system. Okay, thank you so much. Thank you all. Anyone? हाँ, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? Anyone have any kind of doubt? I will share these two PPTs just after this particular class with the Guru, and he will share with everyone. Anyone have any doubt? Do you want to ask anything? So should I end this particular lecture? No one have any doubt? Okay, with this I end my lecture here, and we will meet again at the 11:20. I will share the link with the Guru, and then you can access the class. Okay? Thank you so much. Thank you all. Thank you. Thank you.